तो हाँ जी भैया, कैसे हो सारे? बढ़िया। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं नीदरलैंड्स क्यों आया, स्पेसिफिकली एम्स्टर्डम क्यों आया, और मैं यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं गया, जर्मनी क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे आज। पर सबसे पहले ये दाढ़ी कटवानी बहुत लंबी हो गई है, उसके बाद आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, क्या सीन हुआ, क्या क्या मैंने किया, क्यों किया। ठीक है, तो चलो मैं इंट्रो की बात। तो भाई साहब सीन ऐसा है, यहाँ पे खुला है सलून, है तो पुराना पर पिछले साइड कोविड के टाइम पे बंद था, तो उसी से कटवा लेंगे अब दाढ़ी, है ना। अच्छा, मैं चाबी ढूंढ रहा था भाई, वो यहीं लॉक पे लगी है। मैं सोच रहा था ऊपर है, गुम होगी चाबी, पर नहीं, मिल गई। चलो अब निकलते हैं। भाई साहब इतना छोटा सा ऐसे बेकार सा सलून था, बोले अपॉइंटमेंट लेके आना। कल 4 बजे की अपॉइंटमेंट। मैं क्या सही है, ऐसे ही फालतू में बाहर निकले, वीडियो तो हम घर पे बना सकते थे, पर चलो कोई ना, बाहर निकल ही गए तो मुद्दे की बात हो जाती है। तो भाई साहब क्वेश्चन है, मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है यार कि मतलब जो यहाँ आना चाह रहे हैं तो उनका ये रहता है कि जो पहले से वहाँ पे है उनसे पूछ लिया जाए कि वो वहाँ गए क्यों, है ना। कि मैंने नीदरलैंड्स क्यों चूज़ किया, मैंने एम्स्टर्डम क्यों चूज़ किया। यूरोप में इतनी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज़ हैं, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, तो सिर्फ नीदरलैंड्स ही क्यों। तो भाई उसका रीज़न और उसकी सारी कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, कि मेरा क्या दिमाग चला, मेरी क्या रिसर्च थी, मैंने क्या सोचा, क्या क्या देखा, है ना, और फिर चूज़ किया नीदरलैंड्स। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा ना, वो सब कुछ ही मेरा नहीं है, कुछ मेरे फादर का भी है ना, जो उन्होंने रिसर्च किया, और कुछ और भी जो मैंने लोगों से पूछा, तो उस सब का एक तालमेल बिठा के एक कंबाइंड वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर हो सकते हो कि आपको नीदरलैंड्स आना है या नहीं आना है। तो भाई साहब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में, जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप कनाडा क्यों नहीं गए, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए, क्यों आपने नीदरलैंड्स को ही चुना, है ना, क्यों इतनी अनोखी सी चॉइस रखी, जबकि मैक्सिमम इंडियंस कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको लोग मिलने तक मिलेंगे। तो भाई सबसे बड़ा इस चीज़ का रीज़न था कि ये देखो, जब आप बाहर पढ़ने आते हो ना, तो यू सीक फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर, आप नए लोगों से मिलो, नए देश के लोगों से मिलो, है ना। तो यार कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हमारे अपने देसी लोग इतने हैं, अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, है ना। तो मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि इतने पैसे दे के भी उन्हीं के साथ पढ़ना। वो तो मैं एक्सपीरियंस चितकारा में ले चुका था ना, तो वो फिर से नहीं चाहिए था। अब देखो जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और मेरी क्लास में हम 5 इंडियन हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात थी कि मैंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को क्यों रूल आउट किया। वो कभी भी मेरी लिस्ट तक, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था, कि लिस्ट तक बना ही नहीं पाए, बस इन रीजन्स की वजह से। तो वैसे ये तो बात थी कि मैंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को क्यों रूल आउट किया, क्योंकि मुझे मतलब बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा पढ़ना था इंस्टेड ऑफ अपने देशियों के साथ, क्योंकि बताया ना मैंने जैसे कि वो एक्सपीरियंस तो मैं ले आया था ना इंडिया से। तो अब बात आती है कि फिर ठीक है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब यूएस क्यों छोड़ा। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यूएस बहुत ज़्यादा महंगा है, और अगर उतने पैसे लगा के भी आपको यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं, मतलब फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो फिर फ़ायदा क्या। और दूसरी बात कि यार चाहे आप स्टेम से हो, तब भी जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिलती है, चाहे आप सिंगल यूएसए के भी ब्लॉग्स देखोगे, तो वो बताते हैं कि यार 7 साल मैक्सिमम रह पा रहे हैं बच्चे वहाँ पे, है ना, अपनी मास्टर्स के बाद, मास्टर्स मिला के मतलब। तो यार वो भी एक बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, तो यूएस अगर 7 साल में आपको रेजिडेंस परमिट या पीआर नहीं मिलता है, तो आपको वापस आना पड़ सकता है। तो ये था कि मैंने यूएस क्यों छोड़ा। हाँ जी,
तो अब आई बात यूरोप की। तो यूरोप में जो मैंने कंट्री शॉर्टलिस्ट करी थी वो थी जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स, ठीक है। तो देखो जर्मनी भी मैंने जब रिसर्च करी और पता लगाया तो यार मुझे ये समझ में आ गया कि जर्मनी इज़ मोर टूवर्ड्स ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल फील्ड। तो CS का स्कोप हो सकता है, होगा, ऑब्वियसली होगा, इतनी बड़ी कंट्री है। बट मुझे ये फील आई कि मैक्सिमम जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो इसी पर्पज़ से जा रहे हैं, वो चाहे ऑटोमोबाइल चाहे मैकेनिकल। दूसरी बात कि मुझे एट दिस स्टेज कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी थी कि ताकि मैं अपना कोर्स आगे कंटिन्यू कर सकूं। और जर्मनी के लिए मुझे जर्मन आनी चाहिए थी, कोर्सेज जर्मन में होते हैं। तो यार एक ये रीज़न था कि जर्मनी हटाई मैंने अपनी लिस्ट से। और यहाँ नीदरलैंड्स का क्या सीन था कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में मिल जाते हैं, और इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। चाहे डच इनकी पहली लैंग्वेज है बट यहाँ सारे ही इंग्लिश बोल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे पास कि यार नीदरलैंड्स अब वोट मिलते रहे मेरी चॉइस ऑफ लिस्ट में, और जर्मनी हट गया लैंग्वेज की वजह से और अपने सेक्टर की वजह से, जो है ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से नहीं। और स्वीडन का मुझे ऐसा था कि यार जब नीदरलैंड है तो स्वीडन क्यों फिर, ठीक है। तो फिर मैंने कंक्लूड किया इन द एंड कि अब चलते हैं नीदरलैंड्स में। पर नीदरलैंड्स में भी कहाँ, क्योंकि 7 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 7 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। तो कौन सी सिटी लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, क्या पढ़ना है, तो वो सब भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भाई साहब, जब आप किसी देश को कंसीडर करते हो ना तो आप और भी फैक्टर्स को देखते हो कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे मैं मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, बड़ा कोर्स है, तो कल को मैं ये भी चाहता हूँ ना कि मेरी जॉब लगे और अच्छी सैलरी हो, है ना। तो वो उसका वो जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कंट्री कैसी है। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता लगा काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स पता लगे कि ये जो कंट्री है ये वर्ल्ड की यूरोप की 7th हाईएस्ट इकॉनमी है, सबसे बड़ी इकॉनमी है। ऊपर से इसका हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो 5th है वर्ल्ड में, मतलब 5th सबसे हैप्पी कंट्री है वर्ल्ड की। यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी $51,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और HDI देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये टॉप 10 में आती है, 8th रैंक है इसका। तो भाई साहब, इसके अलावा जो चीज़ें मुझे यहाँ पसंद आई, मतलब जो मैंने कंसीडर करी कि यार नीदरलैंड्स इज़ अ सोशलिस्ट इकॉनमी, नॉट फुली सोशलिस्ट बट इट फॉल अंडर ब्रैकेट, जहाँ पे ये थोड़ी सोशलिस्ट भी है और थोड़ी कैपिटलिस्ट भी है। तो यहाँ पे जो इनकम है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। मतलब कि अगर यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन IT, यू विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो कि शायद एक ड्राइवर भी अर्न कर रहा होगा। और यहाँ के टैक्स सिस्टम भी इतना अच्छा है कि सब इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिसके कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अगली वीडियो मेरी इसी बारे में होने वाली है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि यार यू कांट बी सो रिच, बट उसके बावजूद भी आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सको। क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पैसे के पीछे भागने का मोटिव नहीं है, उनको अपनी लाइफ जीनी है, फैमिली को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, पेरेंट्स को टाइम देना है। तो यार ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे ये कंट्री ने फैसिनेट किया। उसके अलावा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, ऑलमोस्ट सारी ही, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने अपने टाइम पे ध्यान में रखे कंट्री चूज़ करते वक्त, है ना। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि नीदरलैंड्स में मैं एम्स्टर्डम में क्यों आया, क्यों मैंने एंडोवर नहीं लिया, रॉटरडैम नहीं लिया, डेल्फ्ट जो स्टूडेंट सिटीज़ हैं, ग्रोनिंगन, यूट्रेक्ट, ये नहीं लिए, और मैं एम्स्टर्डम जैसी बड़ी सिटी में आया एज ए स्टूडेंट। तो भाई साहब, जब बात आई कोर्स डिसाइड करने की, तो मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही मास्टर्स करनी है, क्योंकि ये एक बूमिंग टॉपिक था और आजकल इसका बहुत काम है। तो मुझे था कि यार अब मास्टर्स करनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर साइंस में कोई फील्ड लेके। तो ये भी कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट के अंदर पड़ती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक खुद में एक अलग फील्ड हो चुकी है, एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, एक अलग मार्केट है इसकी अपनी, ठीक है। तो मुझे था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करनी है, और नीदरलैंड्स का ये रूल भी है कि आप सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अप्लाई करा था फ्राई यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, और यूट्रेक्ट में, ग्रोनिंगन में और मास्ट्रिक्ट में। ऊवा में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में भी मैंने अप्लाई करा था, बट दिक्कत ये हुई कि मेरा तब तक आइल्स का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं किया।
तो जब इनके रिज़ल्ट निकले तो मेरा जो सिलेक्शन था वो हुआ मास्ट्रिक्ट में, ग्रोनिंगन में और फ्राई यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। यूट्रेक्ट ने मेरा दिल तोड़ा था, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार यूट्रेक्ट भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, तो वो हो जाती तो वो भी बहुत अच्छी बात थी। बट अब बात थी कि ग्रोनिंगन एक छोटी सिटी है, स्टूडेंट सिटी है, और दूसरी बात मास्ट्रिक्ट तो उससे ज़्यादा छोटी, और एम्स्टर्डम खुद में एक अजूबा ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा कि मैंने सिर्फ एम्स्टर्डम को कंसीडर किया और बाकी जितने भी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आए थे वो मैंने रिजेक्ट करे। ठीक है, तो वो बताता हूँ। तो भाई साहब, जब एक्सेप्टेंस लेटर आया और उसके बाद जब मेरे को डिसाइड करने का टाइम आया कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए, मास्ट्रिक्ट ली जाए या फिर ग्रोनिंगन ली जाए या फिर फ्राई ली जाए, तो यार मैंने वू को चुना, फ्राई यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम को, क्योंकि यार मुझे एम्स्टर्डम में रहना था। पहली बार तो मुझे स्टूडेंट सिटीज़ में नहीं रहना था, छोटी सिटीज़ में नहीं रहना था। दो लोग बोलते हैं कि छोटी सिटीज़ में रहो तो यू विल फील द डच कल्चर, यहाँ बड़ी सिटीज़ हैं और लोग यहाँ मतलब हर देश से आते हैं, तो वो डच कल्चर का आपको टेस्ट नहीं मिल पाता। बट यार मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, मुझे अपने लिए बड़ा शहर देखना था। और सबसे बड़ी बात थी कि यार जब जॉब का पर्सपेक्टिव आता है तो आपको आना तो बड़े शहर में पड़ता है, तो मुझे था कि यहीं रहा जाए और यहीं से कल्चर की स्टार्ट की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले जो मुझे यूनिवर्सिटी यहाँ पता लगी थी जिसमें AI थी वो मास्ट्रिक्ट थी, बट मैंने उसको भी नहीं चूज़ किया क्योंकि छोटा शहर था और ऊपर से नई यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। बल्कि अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी रैंकिंग है, बट यार फिर भी मैंने फ्राई यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और दूसरी बात कि यार एम्स्टर्डम में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम और फ्राई यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम। तो इन दोनों के बीच का सिस्टम ये है कि यहाँ पे आप कोर्सेज़ आपस में चूज़ कर सकते हो दोनों के बीच में, कि आप कोई कोर्स UVA से कर लो, कोई व्यू से कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रोफेसर्स हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में भी वही हैं और व्यू में भी वही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है, और डिग्रीज़ जो हैं वो बच्चे कंबाइन भी करते हैं कि आधे सब्जेक्ट यहाँ से आधे वहाँ से। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि मुझे एम्स्टर्डम ही आना था, ताकि मैं अपने सब्जेक्ट्स और जो टीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे मिले, जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। तो था यार, बड़े बच्चों का ये सवाल है तो इसके ऊपर एक वीडियो तो बनती है ना, क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्यों आप एम्स्टर्डम आए। तो यार यही कुछ रीज़न्स थे जो मैंने आपको सारे बता दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो और भी कोई सवाल होगा तो वो आप नीचे कमेंट डाउन करो, मैं आपको उसमें जवाब दूँगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं घर यार। हाँ जी भैया, तो यार वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे अपना ध्यान रखो। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हो, नहीं दिए होंगे तो आपको मैंने बता दिया। नीचे कमेंट डाउन करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, सबका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक सारे सेफ रहो घर में और कोविड से बचे रहो। ठीक है, चलो।